हेलो बच्चों, द टाइम ट्यूटोरियल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में परिमेय संख्याओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हमारे साथ इस गणित यात्रा पर और एक एक प्रश्न को देखते हैं कौन पहले लगाता है। अगर आप मुझसे पहले लगाते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का नंबर जरूर डालें। तो आइए शुरू करते हैं। आपको हम बताते चलें कि सबसे पहले हमने परिमेय संख्या पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में प्रैक्टिस संख्या 1 में हम 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम प्रश्न संख्या 6 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 6, संख्या रेखा पर ऋण 7/10 व 3/5 को प्रदर्शित कीजिए। तो आप लोगों को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक हमने संख्या रेखा यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है। एक है कि हर बराबर कर लें और दूसरा तरीका है कि हम दो संख्या रेखा बना करके इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। चूंकि यह प्रश्न एक ही है तो हम इन दोनों परिमेय संख्याओं को एक ही संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए दोनों का हर हम बराबर करेंगे। तो ऋण 7/10 और 3/5 इसका हर 10 है। तो आप बताएं 3/5 का जो हर 5 है, इसका हर 10 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंश और हर में अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसका हर 10 हो जाएगा। एक नई समतुल्य परिमेय संख्या मिल जाएगी 6/10। 6/10 3/5 के ही बराबर है, क्योंकि ये दोनों समतुल्य हैं। समतुल्य वाले वीडियो में हमने बताया है। तो इसको अब हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित दोनों संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 10 है तो हम कम से कम 20 भागों में बांटेंगे इस संख्या रेखा को। तो हमने इसको 20 भागों में बांटा है। 10वें भाग पे हम शून्य लिखेंगे। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा हो गया शून्य। शून्य से 10 भाग दाएं जो कि धनात्मक रहेंगे, और इस शून्य से 10 भाग बाएं जिनमें हम ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को दर्शाएंगे। तो हमें दर्शाना है ऋण 7/10। तो अगर इस शून्य से इस भाग को, यहां से इस भाग को ऋण 1/10 मान लिया जाए, 10 भागों में बांटा गया है तो 10 माना जाएगा। तो इस भाग को हम ऋण 1/10 कहेंगे। इस यहां से लेकर के इस भाग को हम ऋण 2/10 कहेंगे। यहां से लेकर के इस भाग को ऋण 3/10 कहेंगे। इसी तरह से हम ऋण 4/10, ऋण 5/10, ऋण 6/10, ऋण 7/10। तो ये जो ऋण 7/10 है, हमें संख्या रेखा पर हमने क्या कर दिया, इसको प्रदर्शित कर दिया। तो हम इसको हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में हम जो कलर रखते हैं, एक कलर रखते हैं और हम इसको संख्या रेखा पर ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। यही संख्या रेखा हो जाएगा ऋण 7/10। अब आते हैं धनात्मक परिमेय संख्या 3/5 अर्थात 6/10 के लिए। तो इसको हमने 10 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया है? 10 भागों में। तो पहला भाग हो जाएगा धन 1/10, दूसरा भाग हो जाएगा 2/10, तीसरा भाग 3/10, चौथा भाग 4/10, इसी तरह से 5/10, 6/10। तो हमें यहाँ 6/10 प्राप्त हो गया। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए यहाँ से हम एक लाइन ले जाएंगे और यहाँ पे हम गिरा देंगे। तो ये हो जाएगा 6/10। अगर मान लीजिए कि हमें 3/5 ही प्रदर्शित करना है, तो इसको हम 10 भागों में न बांट करके हम कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में बांटेंगे। जब 5 भागों में बांटेंगे तो पहला भाग हो जाएगा 1/5, दूसरा हो जाएगा 2/5 और तीसरा हो जाएगा 3/5। वहीं पर हम ले जा करके, शून्य से ले जा करके वहीं पर हम संख्या को क्या कर देंगे, इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। ये शून्य हो जाएगा, ये 1/5, 2/5, 3 इस तरह से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। कैसे प्रदर्शित किया जाता है? प्रश्न संख्या अगला 7, निम्नलिखित तालिका में, यहाँ एक तालिका दिया गया है, कुछ संख्याएं दी गई हैं। कुछ संख्याएं दी गई हैं। देखिए संख्या दी गई है। संख्या, प्रत्येक संख्या उनके सामने अंकित दिए गए प्रकार, इन संख्याओं के प्रकार भी दिए गए हैं। देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। में
एक या अधिक प्रकार की हो सकती हैं। ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये एक ही प्रकार की भी हो सकती हैं और एक से अधिक प्रकार की हो सकती हैं। तो वह संख्या जिस प्रकार की है उसके नीचे सही का चिन्ह अंकित करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन संख्याओं के हम पहचान को जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले है। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या में जब हम शून्य शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि सभी गिनती की संख्याएं पूर्ण संख्याओं का ही ऋणात्मक रूप, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्या को जब हम ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी पूर्णांक जिसका p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और q के बराबर 0 नहीं होती है, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर इन संख्याओं का आप डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं, डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पर, पूर्ण संख्या पर, पूर्णांक पर और परिमेय संख्या पर वीडियो पड़ा हुआ है। आप उसको देख करके इसके डिटेल अवधारणा को जान सकते हैं। आइए हम यहाँ इसको हल करते हैं। तो 7/5 इसमें नहीं होगा तो ये नहीं होगा। पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, पूर्णांक भी नहीं होगा। यह p बाई क्यू के रूप में है तो यह एक परिमेय संख्या होगी। 1/2 भी उसी तरह से प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। ऋण 3/4 ऋणात्मक है तो देखिए प्राकृतिक तो नहीं होगा क्योंकि प्राकृतिक में ऋणात्मक नहीं होगा, पूर्ण भी नहीं होगा। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं लेकिन क्या इसमें p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगी। परिमेय संख्या में हम ऋणात्मक, यहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। ये पूर्णांक धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तो इसलिए यह ऋण 3/4 एक परिमेय संख्या है। 0.5 ये दशमलव की संख्या है लेकिन इसमें तो दशमलव दिया नहीं है तो इसमें से हम इसको बदल लेंगे। आपको हम दशमलव को, संख्या को भिन्न में बदलना बताए हैं। इसको बदलेंगे तो 0.5 को बदलेंगे तो सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे दशमलव के लिए 1 और उसके आगे जितनी संख्या हो उसको 0 और इस संख्या में से दशमलव हटा के उस संख्या को लिख देंगे तो 5/10 हो जाएगा। ये 5/10 एक भिन्न संख्या है और भिन्न परिमेय होता है तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या भी नहीं होगी, पूर्णांक भी नहीं होगा, यह परिमेय संख्या होगी। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक में शून्य होता है और परिमेय में भी शून्य होता है। ऋण 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं शामिल है इसलिए ये नहीं होगा। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या शामिल होती है इसलिए होगा। परिमेय संख्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के रूप में। 6 प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या में भी आ जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा और परिमेय संख्या भी हो जाएगा, सभी हैं 6। 1 सही 5/11 इसको हम बदल लेते हैं मिश्र भिन्न को। 11 एकम 11 और 5 16/11 तो यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 8। नीचे कुछ परिमेय संख्याएं व उनका चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है। यहाँ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनका चित्र के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। कौन सा चित्र इस संख्या का निरूपण करता है? इसको ध्यान में रखते तो इस जो परिमेय संख्या है इसको हमको चित्र के रूप में दिया गया है तो कौन सा सही मिलान करना है? 1/4। अच्छा, इसमें ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर ये दर्शाता है कि कितने भागों में कोई चीज बटी गई है, तो ये इसका मतलब है 4 भागों में बटी गई है। तो कौन ऐसा चित्र है जो 4 भागों में बटा है? देखिए ये भागा है 1 2 3 और 4। किसको दर्शाना है? 1। तो ये जो रंगा हुआ भाग है, एक ही भाग रंगा है तो 1/4 कहलाएगा। तो इस तरह से हम इसको इससे मिला देंगे। इसी तरह से 3/6 है तो सबसे पहले हम देखें कि 6 हिस्सों में कौन बटा है। तो ये बटा है 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में बटा है और इसमें से 3 भाग रंगीन है तो ये दर्शाता है 3/6 को। तीसरा है 5/8। देखते हैं 8 भागों में कौन कौन बटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों 8 है। लेकिन कौन होगा जिसका 5वां भाग 5 भाग रंगा हुआ है? तो ऊपर वाले को देखते हैं 1 2
3 4 5। इसमें 5 भाग रंगे हुए हैं तो यही हो जाएगा। और ये इसके 6 भाग रंगे हुए, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6/8। इस तरह से हमने सही सही मिलान कर लिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, तालिका में दिए गए लड्डुओं को गिनकर बताएं कि वे डिब्बे में रखे। ये डिब्बा है, ये ऊपर वाला डिब्बा है। 10 लड्डुओं का कौन सा भाग, इसमें 10 लड्डू हैं तो ये कौन सा भाग है, उन्हें हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लड्डुओं को लिख लेते हैं। लड्डू यहाँ दिए गए हैं, इनकी संख्या हम लिख लेते हैं। ये 2 लड्डू है, 2 हो जाएगा। 3 लड्डू है, 3। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 लड्डू है। ये गिनकर बताएं, 10 लड्डू है। इनको हमें डिब्बे में लड्डुओं का भाग है, तो डिब्बे में है 10 लड्डू, तो 2 कितना भाग होगा, 2 कितना भाग होगा, तो 2 होगा 2/10 भाग। तो ये टोटल है 10, 10 भागों में बटा है और 2 इसमें से निकाल लिए हैं, तो 2 को हम कहेंगे 2/10। ठीक है। उसी तरह से ये 3 निकाला गया है, तो 3 क्या हो जाएगा, 3/10। ये 6 लिया गया है 10 में से, तो ये 6/10। ये 10 लिया गया है तो 10/10वां भाग होगा। इसको मानक रूप में बदलना है, तो मानक रूप में क्या करते हैं कि अगर ये कैंसिल होने लायक होता है तो कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये 2 से 2 एका में 2, 2 5 10, सरलतम रूप में लिख सकते हैं। इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। ये हो गया मानक रूप। इसको मानक रूप में बदला जा सकता है, किसी संख्या से नहीं विभाजित हो गया, तो यह हो जाएगा 3/10। ये मानक रूप में ही है। ये हो सकता है 2 3 6 2 5 10, ये हो जाएगा 3/5। और ये 10 से कट जाएगा, 10 एका में 10, ये 1 होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। प्रश्न 10 है, दिए गए चित्र में पानी में खंभे का डूबा हुआ भाग पूरे खंभे का कितना भाग है। एक चित्र दिया गया है जिसमें खंभा है, तो देख रहे हैं कि पानी में खंभे का डूबा हुआ भाग पूरे खंभे का कितना भाग है। तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं चित्र को, तो हमें पता चल रहा है कि पूरा खंभा कितना बड़ा है जो पानी में भी डूबा है। तो खंभे की जो लंबाई है, संपूर्ण खंभे की जो लंबाई है 90 सेंटीमीटर है। और जो ऊपर दिख रहा है, दिखाई जो दे रहा है पानी के ऊपर है 30 सेंटीमीटर। तो पानी के नीचे कितना होगा, पानी के नीचे होगा 90 में से 30 घटा देंगे तो पता चल जाएगा 60 सेंटीमीटर। पानी के अंदर है 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, पानी में खंभे का डूबा हुआ भाग, तो डूबा हुआ भाग 60 सेंटीमीटर। पूरे खंभे का, पूरा खंभा मतलब 90 सेंटीमीटर का कितना भाग है, तो 90 का कितना भाग है, 60। तो टोटल है 90 और 60 पता करना है, तो हो जाएगा 60/90। शून्य से शून्य कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9। तो संपूर्ण का भाग कितना हो जाएगा ढका हुआ, 2/3 भाग हो जाएगा।